दोस्तों इन छड़वी मौजूद वक्त में खुशामदीद ले जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने चुक लिया डंडा तो हुण इमरानदारां दी भाईन आ गया जी धुलाई का टाइम। ना सिर्फ ये बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के ईमानदार जजों को बाज़ाब्ता तौर पर ऑन रिकॉर्ड चार्जशीट करते हुए उनके ऊपर 9 इल्जामात, 1 2 नहीं 9 इल्जामात जारी किए हैं, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी की जाने वाली ये चार्जशीट इस बात की तरफ इशारा करती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने वाले दिनों के अंदर न सिर्फ खतबाजी में इजाफा होगा बल्कि इस खतबाजी के चक्कर के अंदर अदलिया में मजीद तकसीम के गहरे होने बल्कि चंद जज साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर कार्रवाई शुरू किए जाने का भी इम्कान है, क्योंकि ये खत जो सामने आया है मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ये खत ना सिर्फ मुस्तकबिल की पेश भी नहीं कर रहा है बल्कि इस हवाले से कुछ अहम इशारे भी दे रहा है। कैसे? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि किन जजेस के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चार्जशीट जारी की गई है, ये चार्जशीट कौमों में है। सवाल ये भी है कि उन जजेस के ऊपर बुनियादी तौर पर इल्जाम क्या था और अब मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। और इन तमाम सवालात के जवाब तलाश अगर हमें करनी है तो फिर हमें वापस घड़ी की सुइयों को जनाब उमर अताब बंदयाल साहब जो ये टर्मिनोलॉजी दे गए हैं कि जनाब घड़ी की सुइयों को पीछे करना है, तो फिर हमें भी बिल्कुल उमर अताब बंदयाल साहब की तरह घड़ी की इन सुइयों को ना सिर्फ पीछे करना पड़ेगा बल्कि हमें उस वक्त तक जाना पड़ेगा जब मखसूस नशिस्तों के हवाले से यानी जुलाई के अंदर फैसला सादर फरमाया जा रहा था। और इस फैसले को सुनाते हुए जनाब मंसूर अली शाह साहब ने फुल बेंच के अंदर इस बात का इजहार किया था कि अगर इलेक्शन कमीशन समेत किसी भी फरीक को मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से किसी तरह का भी इबहाम हो तो वो इस हवाले से दरखास्त दे सकता है और इस दरखास्त को चैम्बर में सुनकर फैसला या वजाहत जारी कर दी जाएगी। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ये रिमार्क्स अदालती कार्रवाई यानी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद मुद्दा ये है कि इस कार्रवाई यानी मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद के दौरान इलेक्शन एक्ट के अंदर ना सिर्फ तरमीम कर दी जाती है बल्कि इसको मौसर ब माजी यानी उस वक्त तक लेके जाया जाता है जब 2018 के अंदर इंतखाबात हुए थे और फिर उसके बाद अगली वाली तमाम जो कार्रवाई है वो इसी इलेक्शन एक्ट के ताबे होनी थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई कानून साजी के बाद इस मखमसे में था कि अब उसको आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, क्योंकि 41 अरकान अब भी ऐसे थे जिनके मुस्तकबिल का तयन होना बाकी था। 39 अरकान असेंबली जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के थे उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती फैसले ने इस बिना पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का रुकन डिक्लेयर कर दिया था कि उनके कागजात नामजदगी के अंदर जो पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं, जमा कराए गए हैं, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हैं, लिहाजा उनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का रुकन ही तस्वुर किया जाना चाहिए। और इस दौरान नजर सानी के पीले हुई तफसीली फैसला नहीं आया, एक लंबी कहानी है। अलबत्ता हालिया दिनों में ये बात सामने आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक वजाहत की दरखास्त और फिर उस वजाहत की दरखास्त के बाद बाज़ाब्ता तौर पर नजर सानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाती है और फिर 8 जजेस की तरफ से 16 सफ़हात पर मुश्तमिल एक वजाहत जारी की जाती है। वजाहत की दरखास्त के 55 दिन के बाद ये वजाहत जारी की जाती है और इलेक्शन कमीशन को ही ताखीर का जिम्मेदार डिक्लेयर किया जाता है। और इस बात का जिक्र किया जाता है कि जनाब बाकी मानदा 41 अरकान को भी पीटीआई का रुकन तस्वुर किया जाए और उनका भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए, और अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा तो इलेक्शन कमीशन को नतायज भुगतना होंगे। इसी दौरान एक खत सामने आता है, एक नोट सामने आता है जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से जारी किया जाता है और इसका अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार का ये नोट जो है वो उस वक्त सामने आता है जब ये वजाहत को मीडिया के ऊपर जारी कर दिया जाता है और डिप्टी रजिस्ट्रार इस हवाले से अपने बॉस यानी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आगाह करते हैं कि जनाब ये जो कार्रवाई हुई है इसके बारे में रजिस्ट्रार ऑफिस को इल्म ही नहीं है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वजाहत के लिए दरखास्त थी ये कब फिक्स हुई, इसके लिए जो बेंच है वो कब तश्कील पाया, इसकी चैम्बर समाअत कब हुई और चैम्बर समाअत का जो ऑर्डर है वो अभी तक यानी जिस वक्त तक वो ये खत मरासला अपने बॉस को यानी रजिस्ट्रार जजीला असलम साहिबा को तहरीर कर रहे थे उस वक्त तक उनका ये कहना है कि इस वक्त शाम के 8 बज चुके हैं, मेरे पास इस ऑर्डर की कॉपी नहीं आई, लेकिन ये
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर भी जारी हो गया। अब यहाँ से इस कहानी का आगाज होता है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया। इस नोट को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम साहिबा भिजवा देती हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उनसे इस बात का तकाजा करती हैं कि जनाब ये जो कार्रवाई है इसके अंदर किसी तरह का कोई सुकम है शायद, लिहाजा इसके ऊपर आपका फैसला दरकार है। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जजीला असलम साहिबा को एक खत तहरीर करते हैं जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खत के अंदर उठाए गए 9 सवाल, इनफैक्ट उस 8 रुकनी बेंच के ऊपर चार्जशीट हैं और हर एक सवाल एक ऐसी चार्जशीट है, एक ऐसा इतराज है जो इन जज साहिबान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कार्रवाई की ठोस बुनियाद फराहम करता है और इस वाले से इन तमाम जज साहिबान के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई इनिशिएट की जा सकती है। कैसे? अगर हमें इस सवाल का जवाब भी तलाश करना है तो फिर हमें इस खत के मुंदरजात जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं का जायजा लेना होगा और इस खत के अंदर उठाए जाने वाले 9 सवालात और उन सवालात की वजह नुज़ूल का भी जायजा लेना होगा। इस खत के आगाज पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लिखते हैं, रेफरेंस द डिप्टी रजिस्ट्रार नोट डेटेड 14th September 2024 copy attached herewith regarding order issued on Saturday 14th September 2024 passed on CMA number 7540 and 8139 in civil appeals number 333 and 334 of 2024 respectively. The said order and the said applications, the following initial questions have arisen. उनका ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से 14 सितंबर को जो नोट लिखा गया था उसमें इस मामले को उठाया गया था कि जो सीएमए नंबर है 4540 और 8139 और सिविल अपील 333 और 334 न सिर्फ ये जो है इन अपीलों को फिक्स किया गया, इन एप्लीकेशंस को फिक्स किया गया, बल्कि इनके ऊपर एक ऑर्डर भी जारी हुआ है जिसके नतीजे में ये सवालात जो नीचे लिखे गए हैं ये पैदा होते हैं। पहला सवाल, When were these said applications filed? पहला सवाल ये है जो कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है कि मुहतरमा इस बारे में आगाह करें कि ये जो एप्लीकेशंस थी इनफैक्ट ये फाइल कब हुई, वो तारीख कौन सी है जिन तारीख के ऊपर ये एप्लीकेशंस को फाइल किया गया। दूसरा सवाल, Why were the said applications not fixed before the committee constituted under the Supreme Court Practice and Procedures Act 2023? क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो एक इंतजामी कमेटी बनी है जिसका मकसद ही एप्लीकेशंस को समाअत के लिए किसी भी अप्रोप्रिएट बेंच के सामने फिक्स करना है, ये दरखास्तें उस कमेटी के रूबरू फिक्स क्यों नहीं की गई। तीसरा सवाल, how were the said applications fixed for hearing and how was this done without issuance of cost list disclosing their fixation? अब अगर ये एप्लीकेशंस, पहला सवाल तो ये है कि ये फिक्स कैसे हुई, अब अगर ये फिक्स हो गई तो फिर इसके लिए जो कॉस्ट लिस्ट है वो जारी क्यों नहीं हुई जिसमें इस बात का जिक्र किया जाता है, इस बात को अनाउंस किया जाता है कि ये एप्लीकेशन जो 333 और 334 हैं इनको फलां जज साहब के चैम्बर के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। चौथा एतराज, डिड द ऑफिस इशूड नोटिसेस टू द पार्टीज एंड टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान? क्या जिस जज साहब ने चैम्बर समाअत की है उनके ऑफिस ने इन अपीलों के समाअत या इन दरखास्तों की समाअत के लिए मुतल्लिका फरीकैन को कोई नोटिसेस जारी किए? क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को इस बात से आगाह किया गया? पांचवा सवाल, in which courtroom chamber were the applications heard and by whom? किस चैम्बर के अंदर, किस कोर्ट रूम के अंदर इन दरखास्तों की समाअत हुई और किस चैम्बर के किस जज साहब ने इन दरखास्तों की समाअत की? छठा सवाल, why was the cause list not issued for announcement of the said order? क्या वजह है कि इस ऑर्डर को जो कि जारी किया गया है सोशल मीडिया पर और डिप्टी रजिस्ट्रार इसके हवाले से कह रहे हैं कि जनाब हमें भी ये सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि इस तरह का कोई ऑर्डर जारी हुआ है, जबकि ये ऑर्डर अभी तक ऑफिस में रिसीव ही नहीं हुआ, तो ये ऑर्डर अनाउंस कैसे किया गया है, किसने अनाउंस किया है और किसने कॉज लिस्ट के बगैर इस जजमेंट को, इस ऑर्डर को जारी किया है, ये बताया जाए। फिर वो ये कहते हैं सातवां सवाल, why was the said order was not fixed for the announcement?
क्या वजह है कि इस ऑर्डर को उसी तरह कॉज लिस्ट में कोर्ट रूम के अंदर अनाउंस क्यों नहीं किया गया, यानी फैसला सादर क्यों नहीं किया गया। 8वां सवाल है, विदाउट फर्स्ट डिपॉजिटिंग द ओरिजिनल फाइल and the said order in the Supreme Court's office, how was the said under uploaded on the website? कि जब ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में ही नहीं है, मुतलका जज साहब जिसने भी इस केस की सुमात की है, जिसने भी चैम्बर सुमात की है, उसने ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में भेजे बगैर वेबसाइट पर इसको जारी कैसे किया और किसकी हदायत के ऊपर इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जारी किया गया। 9वां सवाल, Who directed the uploading of the said order on the Supreme Court's website? यानी किसने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जारी करने का ऑर्डर पास किया है। ये इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 9 सवालात हैं जो बज़ाहिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए हैं, लेकिन इनफैक्ट मेरी नज़र में ये चार्जशीट है। इस चार्जशीट की बुनियाद पर इन जज साहब जिसने भी ये ऑर्डर पास किया है उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी कार्रवाई हो सकती है और खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिसकंडक्ट की बुनियाद पर इस जज साहब या इन जज साहबान के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त कर सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, ये उनके पास इख्तियार मौजूद है। दूसरा, इस ऑर्डर के जरिए यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एतराज़ात सामने आए हैं उसने इलेक्शन कमीशन की भी जो है ना जान उसको सौखा किया है, उनका साथ दिया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने बारे में उसका ये ख्याल था जैसे वो चक्की के 2 पाटों के दरमियान आ गया है और उसका जो अपना घेरा वो निकलने वाला है, वो अब पिसने वाला है, क्योंकि एक जानिब 8 रुकनी बेंच है, ऊपर हुकूमत है, हुकूमत का मतलब असल हुकूमत है और दरमियान में इलेक्शन कमीशन है। हर एक का ये तकाजा है कि हमारे हक में ऑर्डर पास करो। गवर्नमेंट का ये कहना है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला उसके हक में जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि जनाब हमारे फैसले को हमारी मर्जी के मुताबिक जिसके हक में हमने फैसला दिया है उसको जारी किया जाए। तो ये एक मखमसा था जो अब जो है मुझे ऐसे लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब ना सिर्फ आजाद हो गया है बल्कि इस मखमसे से भी निकल गया है और इलेक्शन कमीशन को इस खत के जरिए ये बात बाबर करा दी गई है कि वो जो वजाहत 8 जज साहबान की तरफ से जारी की गई थी उस वजाहत की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल ग्राउंड्स नहीं है। और अब इलेक्शन कमीशन इस खत की रोशनी में जो कि इनफैक्ट लिखा है चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन ये इतना सॉलिड डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हकीकी फैसला है जो वो करना चाहेगा बतौर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन वो जारी कर सकता है। और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से जो फैसला है जो ऐलान है इलेक्शन कमीशन का वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ना आए और बकौल शेर अब्दुल मरवत वो जो 8 रुकनी अक्सरियती बेंच का फैसला और वजाहत थी वो मुझे अब बढ़ती हुई महसूस हो रही है, क्योंकि काजी खम ठोंक के न सिर्फ मैदान में आ गया है बल्कि ये खड़ा के जो काजी ने किया है ये इस बात की तरफ इशारा है कि काजी ने अभी भी हौसला नहीं हारा और वो जनाब खम ठोक के बड़े धड़ल्ले के साथ हर तरह के हालात का सामना करने के लिए मुकाबले पे खड़ा है। और ये खड़ा रहना ना सिर्फ इस बात का इजहार है कि काजी की जो फुटिंग्स हैं वो मजबूत हैं बल्कि इस बात का भी इजहार है कि ये लड़ाई अभी जारी है, खत्म नहीं हुई। अपने जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।